गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय 1 संसाधन एवं विकास के अंतर्गत आज का हमारा विषय है भू संसाधन। यानी जो भूमि है वो भी एक संसाधन है, क्योंकि वो भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, और ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसे संसाधन कहा जाता है। तो भूमि हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, हम भूमि पर रहते हैं, इसी प्रकार अनेकों आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं वो करते हैं, विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति ने हमें दिया है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, जितना भी मनुष्य धन कमाने के लिए जो भी क्रियाकलाप करता है, परिवहन और संचार व्यवस्थाएं, ये सभी काम के कहाँ पे भूमि के ऊपर ही आधारित होते हैं। परंतु भूमि क्या है, एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। इस प्रकार क्या है, भूमि का सही तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। तो भारत में जो भूमि है, मुख्य रूप से भारत के अंदर कुछ प्रकार की जो भू आकृतियाँ वो पाई जाती है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप। लगभग भारत के 43% भू क्षेत्र पर मैदान है जहाँ पर कृषि और उद्योग धंधे हैं वो पाए जाते हैं, और 30% भाग के ऊपर पर्वत है जहाँ से कुछ 12 मासी नदियाँ जो पूरा साल बहती हैं वहाँ से निकलती है। पर्यटन क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा कि भारत के 27% जो हिस्सा है वो क्या है, पठारी है, वहाँ पर पठार पाए जाते हैं। पठार क्या होता है, ये मैदान से कुछ ऊंचाई वाला भाग होता है जो ऊपर से एक मेज के आकार का होता है। तो इन पठारों में जो खनिज और जीवाश्म ईंधन है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार क्या है, मुख्य रूप से ये आकृतियाँ भारत के अंदर पाई जाती है। उसके अलावा आगे देखिए कि भारत के अंदर जो भू उपयोग जो प्रारूप है उसके विषय में देखिए कि भारत के अंदर जो भूमि का उपयोग है वो किस प्रकार होता है, किन किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो उसको हमने क्या है कुछ भागों में वर्गीकृत किया है। तो पहला है वन। तो भारत में सबसे पहले हमने क्या है, वनों के अंतर्गत आने वाली जो भूमि है उसका वर्गीकरण किया है। दूसरा क्या है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है। तो ये दो प्रकार की ज़मीनें इसमें आती हैं। एक आपका बंजर ज़मीन जो कृषि योग्य नहीं है, जिसके ऊपर खेती नहीं होती। दूसरा कृषि अयोग्य भूमि जो कृषि के योग्य नहीं है। दूसरा क्या है, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, मतलब कृषि के अलावा जो दूसरे काम जैसे इमारतें बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए जिस ज़मीन का इस्तेमाल होता है, तो ऐसी ज़मीन भी क्या है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के अंतर्गत आती है, जिसके ऊपर कृषि कार्य नहीं होता है। तीसरा जो वर्गीकरण है वो है प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। प्रतिभूमि क्या होती है, जिसको क्या है कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि वो भूमि अपनी उपजाऊ शक्ति दोबारा धारण कर सके। तो इस प्रकार क्या है, इस प्रतिभूमि के अलावा अन्य कृषि अयोग्य भूमि जो कृषि अयोग्य है, जिसके ऊपर खेती नहीं होती है, वो कौन कौन सी है। पहला, स्थायी चारागाह, जो ज़मीन केवल पशुओं को चराने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसको हम गोचर भूमि बोलते हैं। दूसरा क्या है, विविध प्रकार के जो वृक्ष है, बाग है, बगीचे हैं, फसल है ना, जो वृक्ष फसलें हैं, उपवन हैं, इसके अधीन जो ज़मीन आती है, क्योंकि इनके ऊपर भी क्या है हम अनाज नहीं उगा रहे हैं, तो इसलिए ये जो क्षेत्र है ये भी क्या है शुद्ध बोए गए क्षेत्र में इनको शामिल नहीं किया जाता है। मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है, जो इतना हमारे देश के अंदर जो अनाज का उत्पादन होता है तो उसके ऊपर आधारित है। तीसरा क्या है, कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो। मतलब ऐसी भूमि जहां पर 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो, ऐसी ज़मीन भी इसके अंतर्गत आती है। चौथा क्या है, प्रतिभूमि। प्रतिभूमि क्या होता है, जिसको कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वर्तमान प्रतिभूमि जहां पर एक कृषि वर्ष में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं होती है, रबी, खरीफ और जायद। तो रबी की जो फसल है वो गेहूं के साथ जितनी फसलें उगाई जाती है वो रबी की फसलें होती हैं, और खरीफ चावल के साथ जितनी फसलें उगाई जाती हैं वो खरीफ की फसलें होती हैं। और जायद जो गेहूं और चावल की जो फसलें हैं उनके बीच में एक समय होता है आपका ये अभी मई और जून का। तो इस दौरान क्या है कुछ खरबूजा, जो आपका तरबूज है, तो ऐसी कुछ सब्जियों की जो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं। तो ऐसी ज़मीन
जिसको एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से उसके ऊपर खेती ना की गई हो, उसको क्या है, वर्तमान प्रतिभूमि कहा जाता है। एक आता है आपका वर्तमान प्रतिभूमि के अलावा अन्य प्रतिभूमि, जिसको पुरातन प्रतिभूमि बोलते हैं, जहां 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती ना की गई हो, मतलब 1 से 5 वर्ष उसके ऊपर खेती ना की गई हो, ऐसी जमीन को क्या है, पुरातन प्रतिभूमि कहा जाता है। पांचवा आता है आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र। क्या होता है, देखिए, एक कृषि वर्ष में, मतलब पूरे एक साल में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि जो क्षेत्र है वो निकल आता है। तो इसमें शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है वो क्या है, सकल बोया गया क्षेत्र क्या है, ये आपको समझना है। तो एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए, इसको बोलते हैं हम, इसको निवल बोलते हैं। जो कुल हमारे पास जो कृषि क्षेत्र है उसको अगर हम एक बार से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को क्या करते हैं, एक बार बोया गया क्षेत्र क्या है, उसके अंदर क्या है, हम एक बार से अधिक बोए गए शुद्ध क्षेत्र को जोड़ देते हैं, तो इससे क्या है, सकल कृषि क्षेत्र है वो निकल आता है। उसके बाद देखिए कि भारत में भू उपयोग प्रारूप है वो किस प्रकार है, कैसे भारत के अंदर भूमि का उपयोग है वो होता है। भारत में भू उपयोग को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है, जैसे भू आकृति। तो हमारे देश के अंदर जो भूमि का उपयोग है वो हमारे देश की भू आकृति के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर मुख्य रूप से पर्वत, पठार और मैदान, 3 प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। तो जो पर्वतीय और क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या कम होती है, जो मैदानी भाग है वहाँ जनसंख्या अधिक होती है, और जहाँ पठारी भाग है वहाँ पर भी क्या जनसंख्या मैदानी भागों की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। इसके अलावा जलवायु, जहाँ पर जलवायु क्या है अत्यधिक विषम होती है, अत्यधिक गर्म या ठंडी होती है, तो वहाँ पर भी लोग क्या है बहुत कम रहते हैं। मृदा के प्रकार, तो मृदा के जो प्रकार है, मिट्टी के प्रकार कई प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। इसके अलावा जो पहाड़ी मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, या आपका लैटराइट मिट्टी है, वहाँ पर क्या है बहुत कम जनसंख्या वो देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ मानवीय कारक भी हैं, जैसे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि एक वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों का जो अनुपात है वही जनसंख्या घनत्व है वो कहलाता है। तो इसको हम क्या कैसे निकालते हैं, देश की कुल जनसंख्या को देश के कुल क्षेत्रफल से उसको भाग करके तो जनसंख्या घनत्व निकल आता है। तो इस प्रकार क्या है, तो प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं क्या है, ये कुछ ऐसे कारक हैं जिनके ऊपर क्या है भूमि का उपयोग है वो निर्भर करता है, या जो भूमि का उपयोग है वो निर्भर करता है। तो देखिए भारत के अंदर जो कुल भूमि है, कुल भूमि का क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु हमारे पास केवल 93% भूमि उपयोग के आंकड़े ही उपलब्ध है। तो जो 7% बचा वो कौन सा है, जो पूर्वोत्तर राज्य है हमारे, जैसे असम को छोड़ करके जितने हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे आपका जैसे नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, तो क्या है इन राज्यों के जो भू उपयोग के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये जो क्षेत्र क्या है ये अत्यधिक वनों से ढके हुए क्षेत्र हैं, या वन अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसलिए या इनके जो उपयोग के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर, जहाँ जो पाकिस्तान और चीन के द्वारा अधिकृत जो क्षेत्र है जम्मू और कश्मीर का, उसके भी भू उपयोग के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए टोटल ये कितना है, 93% जो ज़मीन हमारे पास है उसके उपयोग के आंकड़े ही क्या है हमारे पास उपलब्ध है। उसके बाद देखिए हमारे देश के अंदर जो स्थायी चारागाह थे, जो पशुओं को चराने के लिए ज़मीन थी, क्या है उसकी कमी हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और बढ़ती जनसंख्या के लिए क्या है अनाज की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो पशुओं के लिए जो भूमि है वो खाली छोड़ी गई थी उनको चराने के लिए, केवल वो कम हुई है। और वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है, और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है, बहुत अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खाद और दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, तब जाकर के उत्पादन होता है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में अगर इसको शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल संचित क्षेत्र के जो सिंचाई योग्य है, संचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती होती है। मतलब जो 100% जमीन है उसके केवल 54% भाग के ऊपर ही क्या होती है, खेती होती है। तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। पंजाब और हरियाणा में सबसे अधिक है, 80% जमीन के ऊपर क्या होती है, खेती होती है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये कुछ ऐसे
क्षेत्र हैं जहां पर केवल 10% जमीन के ऊपर क्या होती है, खेती होती है। हमारे देश में जो राष्ट्रीय वन नीति है वो 1952 में लागू की गई थी, और उसके द्वारा क्या है, हमारे देश के अंदर 33% जो भौगोलिक क्षेत्र है वो वनों के लिए आरक्षित कर दिया गया था कि भारत के अंदर 33% कुल क्षेत्रफल के 33% जो क्षेत्र के ऊपर क्या है, वन होने चाहिए, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए, पर्यावरण के अंदर संतुलन बनाए रखने के लिए तय की गई है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों का जो जीवन है वो या आजीविका है, इस पर ही निर्भर करती है, वनों पर निर्भर होती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि क्या है, पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल होती है, और गैर कृषि प्रयोजनों में कृषि के अलावा दूसरे जो कार्य हैं उनके अंदर जो लगाई गई जो भूमि है उसमें आपका बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। उसके बाद देखिए, तो ये कुछ कारण हैं जिससे क्या है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो भूमि का निम्नीकरण क्या है, उसके संरक्षण के उपाय क्या, कैसे उसको बचा सकते हैं। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान, कपड़े की अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का यानी 95% जो भाग है वो भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। तो इस प्रकार क्या भूमि का निम्नीकरण है वो हो रहा है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, यानी वनों के अंतर्गत आती है। 56% क्षेत्र क्या है, जल अपर्दित है, जल के द्वारा क्या है, उसका अपर्दन किया गया, उसका कटाव किया गया है, जो किसी योग्य नहीं है। शेष क्षेत्र क्या है, लवणीय है या क्षारीय है, या नमक की मात्रा उस मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या है, ये जो ज़मीनें हैं वो क्या है, निम्नीकृत है, यानी जो बहुत ही ये अच्छी क्वालिटी की नहीं है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, मतलब अत्यधिक मात्रा में वनों का काटना, अति पशुचारण, अत्यधिक मात्रा में पशुओं को चराना, खनन, अत्यधिक मात्रा में खान खोद करके खनिजों का जमीन के अंदर से निकालना, तो ये भी कुछ कारण हैं हमारे देश के अंदर भूमि के निम्नीकरण के। तो यहाँ पर भूमि के निम्नीकरण के कारण कौन कौन से हैं वो हमने पढ़ा। उसके बाद देखिए कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा जो कारण है वो उत्तरदायी है भूमि के निम्नीकरण के लिए। खनन के उपरांत, यानी ज़मीन को जब खोद करके उसके अंदर से खनिज वगैरह निकालते हैं तो उसके बाद हम खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ देते हैं। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन, मतलब वनों को काट करके और वहाँ क्या है खनन का काम करना, वो भूमि के निम्नीकरण का कारण है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण, अत्यधिक मात्रा में पशुओं को चराना। जब पशुओं को जमीन के ऊपर चराया जाता है तो पशुओं के पाँव के साथ क्या है, तो जमीन की जो एक परत है वो उखड़ जाती है, फिर वो भूमि बहते हुए जल और हवा के कारण क्या है, वहाँ से भूमि का अपरदन है, कटाव है वो होता है। तो ये भी एक कारण है भूमि के निम्नीकरण का। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई, अत्यधिक मात्रा में सिंचाई करना भूमि के निम्नीकरण का कारण है। तो अति सिंचन, अत्यधिक मात्रा में जमीन की सिंचाई से क्या होता है, जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। मतलब इससे क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में अगर सिंचाई करेंगे तो उससे क्या होगा, ज़मीन के अंदर जो लवण की मात्रा है, नमक की मात्रा है, वो एक परत के रूप में क्या है ज़मीन के ऊपर आ जाती है। तो इससे क्या है, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कम होती है, यानी ज़मीन का निम्नीकरण होता है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ती है, यानी नमक की मात्रा बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और बर्तन उद्योग में चूने यानी खड़िया मृदा और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। मतलब जो धूल है वायुमंडल में उड़ जाती है, और जब बरसात आती है तो बरसात के साथ वो धूल क्या है, ज़मीन के ऊपर आकर के एक परत के रूप में जम जाती है। तो इससे क्या होता है, जो ज़मीन के अंदर जो वर्षा का जल जाना चाहिए था या वो नहीं जा पाता है। तो इस प्रकार मिट्टी के जल को सोखने की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत रहा है। तो हमारे उद्योगों से अत्यधिक मात्रा में जो प्रदूषित जल है वो बाहर निकलता है, ये भी हमारे यहाँ पे क्या है, भूमि निम्नीकरण का कारण है।
भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने में के कई तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या है, वनारोपण। अत्यधिक मात्रा में अगर हम पेड़ पौधे लगाएं तो क्या है, भूमि निम्नीकरण को रोका जा सकता है। इसके अलावा चारागाहों का उचित प्रबंधन, मतलब ऐसे ही खुले में क्या है पशुओं को चराना ठीक नहीं है, उनका उचित प्रबंधन किया जाए कि खास जमीन क्या है चारागाह के लिए क्या है उसको आरक्षित किया जाए। पेड़ों की रक्षक मेखला क्या होता है, शेल्टर बेल्ट्स, मतलब खेत के चारों ओर मेड़ होती है उनके ऊपर क्या है पेड़ों को एक कतार में लगाना, ताकि इससे क्या होता है कि जो तेज बहती हुई जो हवा है और जो जल है तो वो क्या होगा, मिट्टी का कटाव नहीं कर पाएगा। रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया, जैसे राजस्थान के अंदर जो रेत के टीले हैं वो हवा के कारण क्या है लगातार चलते रहते हैं, खिसकते रहते हैं, तो उनको स्थिर बनाना, तो उनके ऊपर क्या है कुछ झाड़ियां लगा करके उनको स्थिर बना सकते हैं, तो इससे भूमि का निम्नीकरण है वो कम होगा। भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके, मतलब क्या है बंजर भूमि का अगर सही तरीके से प्रबंधन किया जाए, सही तरीके से उसका उपयोग किया जाए। खनन नियंत्रण मतलब जो खनन कार्य है उसके ऊपर अगर सही तरीके से नियंत्रण हो। औद्योगिक जो जल निकलता है उद्योगों से अगर उसको साफ करने के बाद और उसको नदियों के अंदर उसको विसर्जित किया जाए या उसको छोड़ा जाए, तो इससे क्या होगा, जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो ये कुछ तरीके थे जिससे हम भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे मृदा जो संसाधन है उसके बारे में। अभी हमने भूमि संसाधन के बारे में पढ़ा और उससे जुड़ी कुछ समस्याएं उनके बारे में देखा। धन्यवाद।